हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पार्ट 4 भारत के विदेश संबंध, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जैसा कि हम हर चैप्टर का करते हैं, इस चैप्टर का भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, आपको यहां पर बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या बिना किसी कूपन कोड के सारी की सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये टॉपिक और ये पूरा सेशन, और देखते हैं कि जैसे हम हर चैप्टर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी करते हैं, इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। अब पहला सवाल है कि नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार था। आपको पता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने और प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार वो संभाल रहे थे। और उनके विदेश नीति का क्या आधार था? धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। तो अब उनकी जो विदेश नीति थी वो कुल मिलाजुलाकर तीनों चीजों का पुट लिए हुए थी। उन्होंने दुनिया भर में ये बात भी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता तो आंतरिक मामला, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया भर में भी उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को पुरजोर समर्थन दिया कि हम सभी धर्मों को बराबर लेकर चलेंगे। समाजवाद और गुटनिरपेक्षता, तो ये एक आप कह सकते हैं कि जो तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1960, 61, 62, 63। तो सबको पता है, बहुत फेमस इंडियन चाइना वार 1962 में ये लड़ा गया था। भारत और चीन के मध्य औपचारिक सीमा रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन, या इनमें से कोई नहीं? तो रेडक्लिफ आपको पता है ये भारत पाकिस्तान से संबंधित है, और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन से संबंधित है। तो मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन लाइन जिसको कहते हैं, वो भारत और चीन का आधिकारिक बॉर्डर है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। किन दो देशों के मध्य संबंध को परस्पर संदेह की राजनीति कहा जाता है? भारत बांग्लादेश, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो ये भारत और पाकिस्तान होगा। परस्पर संदेह यानी हमेशा दोनों देश एक दूसरे को लेकर डाउट करते हैं, एक दूसरे की नीति पर यकीन नहीं करते, एक दूसरे की वादों पर यकीन नहीं करते। तो परस्पर संदेह की राजनीति इन दोनों देशों के बीच में होती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध छेड़ा गया सैन्य अभियान, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध छेड़ा गया सैन्य अभियान, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध छेड़ा गया सैन्य अभियान, या नेपाल द्वारा भारत के विरुद्ध छेड़ा गया सैन्य अभियान? सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध छेड़ा गया सैन्य अभियान। मई 1998 में भारत ने पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण किए? आपको पता है कि भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, एक 1974 में और एक 1998 में। तो यहां पर इस बार हमने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए थे। भारत की विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व है भू राजनीति स्थिति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तित्व का प्रभाव। तो क्या है? भू राजनीति स्थिति, यानी कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो है वो इसको डिसाइड करते हैं। भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता है असंलग्नता की नीति, पंचशील का पालन, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, निशस्त्रीकरण का समर्थन। तो हम क्या करते हैं? असंलग्नता की नीति को अपनाते हैं और ये गुटनिरपेक्षता के साथ चलती रहती है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करना, राष्ट्रों के साथ शुद्ध आचरण और व्यवहार का पालन करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संपर्क को बढ़ाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर हमने चर्चा भी की है। भारतीय विदेश नीति के पूर्ण सफल न होने के मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा में पूर्ण सफल न होना, मित्र और शत्रु को समझने में भूल करना, नीति निर्धारण के लिए आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित न कर पाना, नीति निर्धारण में यथार्थवादिता का अभाव। तो यही सही होगा कि जो यथार्थवादिता है, कई बार हम उसको यथार्थ जो रियल टाइम जो सिचुएशन है उसको समझने में शायद कई बार असफल रहे, इसलिए नीतियां कई बार फेल भी हुई। इसकी चर्चा विशेष रूप से भारत चीन संबंधों के संदर्भ में की जाती है, या भारत चीन युद्ध के संदर्भ में की जाती है कि पंचशील के बाद भी युद्ध लड़ना पड़ा था। भारत द्वारा असंलग्नता नीति अपनाने के क्या मुख्य कारण हैं? शीत युद्ध से बचने के लिए, सभी देशों से समान रूप से सहयोग प्राप्त करने हेतु, समस्या का सही आकलन करके नीति निर्धारण करने हेतु, किसी देश के मध्य विवादों से अपने को अलग रखने हेतु। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? समस्या का सही आकलन करके और तब नीति निर्धारण करें, इसलिए हम असंलग्नता की नीति अपनाते हैं। अब यहां देखिए कुछ रिक्त स्थान है कि किसी देश की विदेश नीति का मुख्य कारक क्या है? राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। जाहिर सी बात है, जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें हैं, वही सबसे प्रमुख यहां पर मानी जाती है, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में विदेश नीति पर पहला प्रस्ताव पारित किया था। कब? 1938 में, और यहां पर सुभाष चंद्र बोस भी मुख्य रूप से शामिल थे। भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषता कौन सा है? असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता, यानी कि हम क्या करेंगे कि किसी भी एक राज्य के साथ जुड़ेंगे नहीं, किसी एक सैन्य टोली में शामिल नहीं होंगे।
भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रारंभिक घोषणा कब हुई? 7 सितंबर 1946 को। ठीक है, तो हमारे यहाँ अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? सोवियत रूस में हुई थी। रूस में ही बेसिकली आप मान के चलिए, और ये कब हुई थी? 1917। ठीक है, असंलग्नता का अर्थ तटस्थता नहीं, गुटों से दूर रहने की नीति है। बिल्कुल ठीक बात। असंलग्नता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज से किनारे हैं, बस ये है कि हम किसी एक विशेष गुट के हिस्सा नहीं बनेंगे। हमको जहां जो सी परिस्थिति सही लगेगी हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे। अब यहां पर प्रश्न क और ख दिए हैं जिसको आपको मैच करना है, तो ये आपके सामने प्रश्न है, आप देख सकते हैं। आइए इनको मैच करके उत्तर देखते हैं। तो असंलग्नता का अर्थ है गुटों से दूर रहना, जो गुट निरपेक्षता वाली पूरी कहानी है। असंलग्नता का उद्देश्य है निरपेक्ष नीति का पालन करना। भारत द्वारा असंलग्नता अपनाने का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध था, क्योंकि भारत कोल्ड वॉर से किनारे रहना चाहता था। भारत नहीं चाहता था कि वो किसी एक देश के पीछे जाकर अपनी संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज करे, या किसी एक गुट के पीछे अगर जाए तो जो दोनों से लाभ मिल सकता है उससे लाभ न ले पाए। दूसरा, जो शस्त्रों की दौड़ थी, रेस टू आर्मामेंट, उससे किनारे रहना चाहता था। असंलग्नता का अर्थ यह नहीं है तटस्थता, यानी कि न्यूट्रल होना इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम किसी एक के पीछे नहीं जाएंगे। अब देखिए, भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रारंभिक घोषणा 1946 में की गई, यह सत्य कथन है। भारतीय विदेश नीति के व्यवस्थित स्वरूप देने के कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, यह भी सत्य वचन है। विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व भू राजनीतिक स्थिति है, यानी कि जियो पॉलिटिकल कंडीशन, बिल्कुल सत्य है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और सहयोग के स्थान पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, असत्य है। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव के जगह पर नहीं देंगे, उसके साथ साथ दे सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। असंलग्नता की नीति एक प्रसिद्ध भारतीय सिद्धांत से प्रभावित है, बिल्कुल ठीक बात, और हमारा पूरी विदेश नीति इस पर चलती है। असंलग्नता की नीति सिर्फ भारत द्वारा ही अपनाई गई, ये सबसे पहले अपनाई गई, साथ बाकी देशों ने भी आया, लेकिन पहले भारत ने इसको स्टार्ट किया। असंलग्नता की नीति ने एक विश्वव्यापी आंदोलन को जन्म दिया, सत्य बात है। उससे फिर क्या हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरा बढ़ गया, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हुए। अब भारतीय विदेश नीति के प्रमुख विशेषता क्या है? असंलग्नता की नीति, यानी गुट निरपेक्षता की नीति। विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व किसे मानते हैं? भू राजनीतिक स्थिति, इसके लिए अंग्रेजी वर्ड है जियो पॉलिटिकल, ध्यान रखिएगा, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति के सफल न होने का एक कारण बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मित्र और शत्रु में भेद करने में असफलता रही, हम बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य बताइए। राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानजनक संबंध बनाने का प्रयास करना, यानी कि जस्टिस और जो कह सकते हैं कि सम्मान है उसके साथ हम संबंध बनाएंगे। असंलग्नता का अर्थ एक वाक्य में दीजिए। गुटों के प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र नीति अपनाना, और उसके बाद ये जो पूरा गुट निरपेक्षता है ये इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असंलग्नता क्या नहीं है? तटस्थता नहीं है। असंलग्नता का मतलब न्यूट्रल होना नहीं है, किसी एक गुट के पीछे नहीं जाना है। राष्ट्रीय संकट में असंलग्नता का अपनाना सही है? सही है। भारत पाक, अब कुछ अति लघु प्रश्न कर लेते हैं, ये एक एक वर्ड वाले सवाल थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, ताकि आप उन सवालों से भी रूबरू हो जाए कि इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान कलह का कारण लिखिए। तो भारत पाकिस्तान कलह का कारण निम्नलिखित है। कश्मीर की समस्या, सबसे पहले ही हम कर चुके हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में भी हमने किया था। कश्मीर की जो समस्या है वो सबसे प्रमुख समस्या है। भारत का हिस्सा है कश्मीर, और जबरदस्ती पाकिस्तान उस पर बात करता है। पाक समर्पित आतंकवादी गतिविधियां, या समर्थित इसको कह लीजिए, ठीक है, यानी पाकिस्तान के द्वारा जो समर्थित आतंकवादी गतिविधियां हैं जो भारत में आकर डिस्टर्ब करती हैं, इससे भी कलह पैदा होती है। भारत चीन युद्ध किस सन में हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। भारत पाक युद्ध कब कब हुआ? तो भारत पाक के बीच घोषित युद्ध 1965 और 1971, 2 युद्ध लड़े। उसके बाद एक इसमें 1999 का कारगिल युद्ध था, उस युद्ध में पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता है कि हम लड़े। वो कहता है हमारी सेना नहीं थी, आतंकवादी थे। तो घोषित युद्ध यही 2 है। गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति क्या है? गुट निरपेक्षता में न तो तटस्थता है और न ही समस्याओं के प्रति उदासीनता। इसमें सिद्धांतों के आधार पर सक्रिय और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की भावना निहित है। यानी जो परिस्थितियां होंगी, जो सिद्धांत होगी, हम उसमें अपना निर्णय लेंगे, हम किसी एक के पीछे नहीं जाएंगे, यही गुट निरपेक्षता है। और तटस्थता भी नहीं है, समस्याओं से मुंह भी नहीं मोड़ना है। भारतीय विदेश नीति के 3 उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि में आस्था रखना। भारतीय विदेश नीति की आलोचना या असफलता लिखिए।
तो भारतीय विदेश नीति की आलोचना, राष्ट्रीय सुरक्षा में असफलता, यानी कि हमको भाई कई बार युद्ध झेलना पड़ा है, चीन ने घुसकर हमला भी कर दिया और बहुत सारी जमीन पर कब्जा भी किया। मित्र और शत्रु को समझने में असफलता, जैसे चीन का हिंदी चीनी भाई भाई का नारा के बावजूद 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। अप्रभावी गुटनिरपेक्षता की नीति, यथार्थवादिता का अभाव। अगला सवाल है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई? तो भारत द्वारा निम्नलिखित कारणों से गुटनिरपेक्षता अपनाई गई। अपने को शीत युद्ध से अलग रखने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, दोनों गुटों से आर्थिक मदद के लिए, दोनों महाशक्तियों के प्रभाव में न आकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी हुई थी। अगला सवाल है, गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जबकि तटस्थता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटना के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो तटस्थता मतलब होता है हम कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। गुटनिरपेक्षता होता है कि हम अपने हिसाब से अपने फायदे को देख के अपना निर्णय लेंगे। तो तटस्थता का मतलब बिल्कुल भी गुटनिरपेक्षता नहीं है। विदेश नीति का अर्थ लिखिए। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों के आधार पर जो नीति निर्धारित करता है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। यानी पूरी दुनिया में जो हमारे अपने एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे अपने जो हित हैं उसको देखते हुए दुनिया के अलग अलग देशों से हम जो संबंध बनाने के लिए नीतियां बनाते हैं वो हमारी विदेश नीति के हिस्सा कहलाती है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से क्या तात्पर्य है? एक वर्ड आता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जो हम चाइना के साथ कर रहे थे। मतलब ये कि जियो और जीने दो। ठीक, तो भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति एक आदर्श सिद्धांत है। ये हमारा एक विदेश नीति का बहुत प्रमुख हिस्सा है। यह विश्व को संदेश देता है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी पद्धति के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार है और किसी भी देश को अन्य देश की आंतरिक नीति और समस्याओं पर हस्तक्षेप रखने का अधिकार नहीं है। यानी किसी को किसी के इंटरनल मैटर में ताक-झांक नहीं करनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जिए और दूसरों को भी जीने दे। तो ये है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। राष्ट्रों के मध्य विवाद और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनका समाधान शक्ति या बल के द्वारा नहीं बल्कि बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से निकाला जा सकता है। आज के वैज्ञानिक युग ने सभी राष्ट्रों को इतना करीब ला दिया है कि एक देश की घटना का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, यदि हम अच्छे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र के रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक अपना विकास करते रहें तो विश्व शांति स्थापित होगी और सह अस्तित्व की भावना से एक दूसरे की सहायता और सहयोग से संयुक्त रूप से अपना विकास करने में सफल होंगे। तो ये सही बात है। पंचशील के सिद्धांत क्या है? लिखिए। पंचशील भारतीय विदेश नीति का एक आदर्श नैतिक सिद्धांत है जो अतीत से मानव के बीच व्यवहार का दिशा निर्देशक रहा है। पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सूत्र या मार्ग। बौद्ध धर्म के ये 5 सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यवहार और आचरण के मार्गदर्शक बन सकते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं: प्रत्येक देश द्वारा एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण तथा एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण न करना, अहस्तक्षेप अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ये इसके सिद्धांत हैं। राष्ट्रों के मध्य समानता और पारस्परिक काम के आधार पर मैत्री संबंध की स्थापना करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, देखिए इसमें ये शामिल था। ठीक है, अर्थात एक दूसरे से सहयोगात्मक संबंध बनाए रखना, साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार आंतरिक विदेश नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता का अधिकार रखना। अब जब चाइना के ऊपर यह आरोप लगाएगा कि आपने पंचशील को तोड़कर क्यों हमला किया भारत पे, तो उसने कहा कि हमने नहीं किया, पहले भारत ने तोड़ा। तिब्बत हमारा इंटरनल मैटर था, भारत ने उसमें हस्तक्षेप क्यों किया, दलाई लामा को शरण क्यों दिया। तो ये सारी चीजों की बार बार जिक्र आता है। ताशकंद समझौता क्या है? सोवियत रूस के प्रधानमंत्री कोशिगिन की पहल पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ताशकंद पहुंचे और वार्ता किया, क्योंकि 65 में जंग हुई थी। 10 जनवरी 1966 को दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में क्या प्रमुख चीजें आई इसको आप देख लीजिए। दोनों राष्ट्रों द्वारा अच्छे पड़ोसियों के संबंध स्थापित करने के प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार किए जाएंगे। दोनों देशों के सैनिक 25 फरवरी 1966 के पूर्व उस स्थान पर वापस चले जाएंगे जहां वे 5 अगस्त 1965 के पहले थे। दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देशों के उच्च आयुक्त अपने पदों पर वापस चले जाएंगे तथा दोनों देश में राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएंगे।
दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध होने वाले प्रचार को निरुत्साहित और मैत्रीपूर्ण संबंधों की वृद्धि करने वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे। दोनों देश युद्ध बंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ समझौते थे। इस समझौते के कारण भारत को वह सब प्रदेश पाकिस्तान को देने पड़े जो उसने अपार धन जन की क्षति उठाकर प्राप्त किए थे। इसे भारत की कूटनीतिक पराजय बताया जा सकता है, क्योंकि लड़ाई तो हमने जीत ली, लेकिन काफी चीजें जो हमने हासिल की थी हम उनको वापस लौटाना पड़ा, तो ये हानि भी थी। शास्त्री जी के शासनकाल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में विश्व शांति की स्थापना के लिए एक व्यवहारिक और यथार्थ नीति अपनाई। राधाकृष्णन के शब्दों में ताशकंद समझौता एक यथार्थवादी समझौता था। यथार्थवादी समझौता इसलिए था कि जो सही लगा उस सिचुएशन में वो किया गया। ये नहीं देखा गया कि नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, ताकि शांति स्थापित रहे। शिमला समझौते को स्पष्ट कीजिए। 3 जुलाई सन 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता संपन्न हुआ जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौता के उपबंध क्या थे? दोनों देशों की सरकारों ने यह तय किया कि दोनों देश परस्पर संघर्ष को समाप्त करते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई थी। दोनों सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगी। दोनों देश के मध्य संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के और निकट आए, इसलिए नागरिकों को आने जाने की सुविधाएं दी जाएंगी। जहां तक संभव हो सके व्यापारिक तथा आर्थिक मामलों में सहयोग का सिलसिला जल्द से जल्द प्रारंभ हो। दोनों देशों के मध्य विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि स्थायी शांति कायम करने की प्रक्रिया का सिलसिला प्रारंभ किया जाए। अब दीर्घ उत्तरीय कुछ सवाल देख लेते हैं। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत लिखिए। तो भारतीय विदेश नीति के क्या सिद्धांत हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना, हमारा ये हमेशा से रहा है। देखिए 2-3 चीजें तो बहुत कॉमन है जो आप कभी भी लिख सकते हैं, जैसे शांति, सौहार्द, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये नीतियों में आप कभी भी लिख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता और मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करना, सभी राज्य और राष्ट्रों के साथ परस्पर सम्मान और सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, अंतरराष्ट्रीय विधि और राष्ट्रों के मध्य संधियों के पालन के प्रति आस्था रखना, ये हमारे क्या है, विदेश नीति का पार्ट है। अगला सवाल है, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के निम्नलिखित, क्योंकि देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हमारे यहाँ पंचशील पहले से साइन था। चीन विस्तारवाद का नीति का प्रदर्शन करना चाहता था। चीन चाहता था दिखाएं कि हम एक्सपेंशनिस्ट हैं, हम कहीं जा सकते हैं। तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाई लामा को शरण देने के कारण उसे भारत में रोष था। एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनाने तथा भारत को नीचा दिखाने की इच्छा थी, यह भी चीन का एक मोटो था। भारत पर चीनी आक्रमण बड़े सुविचारित और क्रूर विचारों से किया गया। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने उत्तरी पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। प्रारंभ में चीनी सेना आगे बढ़ती गई, परंतु 2 माह बाद युद्ध की स्थिति भारत के पक्ष में होने लगी। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और जीते हुए भारतीय प्रदेशों को चीन ने खाली करना प्रारंभ कर दिया। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद के समाधान हेतु श्रीमती भंडार नायके की अध्यक्षता में 6 देश श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मिस्र और घाना के प्रतिनिधियों का कोलंबो में सम्मेलन हुआ और कोलंबो प्रस्ताव तैयार किया गया, परंतु चीन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार दोनों के मध्य मतभेद और गतिरोध बढ़ते गए और सन 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध में चीन का रुख पूर्णतया भारत के विरोध में ही रहा था। ठीक है, तो ये भारत चीन वाली पूरी कहानी आपको समझ में आई है। अगला सवाल है कि चीन का भारत पर आक्रमण का प्रभाव भारतीय राजनीति पर क्या पड़ा? तो उसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। भारत की छवि, चीन युद्ध से भारत की छवि धूमिल हुई और इसका असर भारतीय सेना और भारतीय राजनीति पर भी पड़ा था। सैनिक तैयारी न कर पाने के कारण नेहरू की आलोचना का शिकार होना पड़ा और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल से छोड़ दिया। विपक्षी दलों भाकपा और माकपा प्रभावित हुआ। भाकपा कांग्रेस के साथ रही, जबकि माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्षधर होने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। भारत में विरोधी दल जनता तथा कांग्रेस क्षेत्रों में भी सरकार की नीति सुरक्षा की ओर की गई अनदेखी की कड़ी आलोचना हुई। इस युद्ध के समय सोवियत संघ तटस्थ बना रहा, जिसने चीन को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया। भारत को ब्रिटेन और अमेरिका की सहायता की मांग करनी पड़ी। तो ये हमारी स्थिति बनी। कम्युनिस्टों का पर क्या प्रभाव पड़ा? इस घटना ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दरार को और चौड़ा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वह गुट जो सोवियत संघ के प्रति झुकाव रखता था, वह कांग्रेस के समीप आया, परंतु चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित गुट चीन के ही प्रतिपक्षधर रहा। यह दरार इतनी बढ़ी कि 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हो गई। चीन के प्रति झुकाव रखने वालों ने अपने अलग पार्टी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी सीपीएम के नाम से गठित कर ली। भारत की घरेलू नीति क्या थी? चीन के भारत पर आक्रमण का एक प्रभाव यह पड़ा कि भारत सरकार ने उत्तर पूर्व के इलाके की ओर ध्यान देना शुरू किया।
अब यह इलाके पिछड़े हुए थे और इनके विकास तथा देखभाल पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती थी। अब भारत को लगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, एक्सपोज्ड है, चीन के करीब है, हमें इसके भी विकास के बारे में सोचना चाहिए ताकि उधर हमारा ध्यान रहे और कोई समस्या आए तो हम उसको बचा सकें। नागालैंड को अलग राज्य का स्तर प्रदान किया गया। मणिपुर और त्रिपुरा में केंद्रीय प्रशासित प्रदेश होते हुए भी निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। इस आक्रमण के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा हेतु सैन्य शक्ति को सशक्त बनाने की ओर ध्यान दिया। भारत चीन संबंध पर क्या असर पड़ा? तो चीन के साथ भारत के राजनीतिक संबंध टूट गए और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध तथा नाथुला का दर्रा जो आपसी व्यापार का साधन था बंद कर दिया गया। इसे जुलाई 2006 में खोला गया। चीन और भारत के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया 1976 में आरंभ हुई और 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय के विदेश मंत्री थे उन्होंने चीन की यात्रा की। तो युद्ध के बाद पहला अगर विदेश मंत्री को चीन गया तो अटल बिहारी वाजपेयी गए थे जिन्होंने प्रयास किया था। अगला सवाल है भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं लिखिए, अथवा भारत सदैव निशस्त्रीकरण का समर्थन रहने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में कौन सा तर्क देता रहा, स्पष्ट कीजिए। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी परमाणु नीति की घोषणा नहीं की है, लेकिन परमाणु शक्ति और हथियारों के संबंध में उसके दृष्टिकोण के आधार पर भारत की परमाणु नीति की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग हेतु प्रत्येक देश के अधिकार का समर्थक है। ईरान के मामले में भारत ने इससे अधिकार का समर्थन किया है। भारत आणविक शस्त्रों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा समझता है, इसलिए वह व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक है, यानी कि जो डिसआर्मामेंट होता है उसका समर्थक है। इसी का दूसरा पहलू यह है कि भारत आंशिक तथा भेदभावपूर्ण शस्त्र नियंत्रण उपायों का समर्थन नहीं करता है। भारत के अनुसार प्रत्येक देश का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए समुचित उपाय अपनाए। अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं की दृष्टि से भारत ने परमाणु हथियारों का अपना विकल्प खुला रखने की नीति अपनाई है कि भाई हमारे पास विकल्प खुले हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरत होगा वो करेंगे। भारत परमाणु हथियारों के मामले में पहले प्रयोग न करने के सिद्धांत, जिसको नो फर्स्ट यूज कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत ने कहा कि हम पहले कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने परमाणु हथियार, नो फर्स्ट यूज का समर्थक है। इसका अर्थ यह है कि जब तक भारत के विरुद्ध किसी देश द्वारा पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक भारत उसके विरुद्ध परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। भारत ने यह घोषणा की कि वह गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी भी नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मनों के मन में भय बना रहे, जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से अवरोध उत्पन्न करना कि हमारे पास इतने हथियार हैं, अपरोध कि आप हमसे डरिए, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करेंगे। ठीक, भारत पर परमाणु हमला किया तो इसका प्रतिरोध इतना भयानक होगा कि दुश्मनों को अपूर्णीय क्षति होगा और जल्दी से हमले से उभर नहीं पाएगा। जैसे पाकिस्तान ने एक दो बार धमकी दी कि परमाणु हथियार हमारे पास है, तो भारत ने कहा कि हम दिल्ली तक गंवा देंगे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये बात बार बार आती है। अगला सवाल है भारत तथा विश्व राजनीति में बदलते गठबंधन का वर्णन कीजिए। तो भारत के स्वतंत्रता के समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और दूसरा गुट जिसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट के सदस्य अधिकांश देश थे। इस समय में भारत ने 9 स्वतंत्र राष्ट्र होने के बाद भी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कर दी। इससे रुष्ट होकर पाकिस्तान की सेना ने शेख को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान और समर्थकों का नरसंहार किया जाने लगा। इससे डरकर लाखों लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर असम, त्रिपुरा, बंगाल आदि में शरण ले ली। तो हमारे यहाँ बहुत लोग आकर बसने लगे। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को संकट पैदा हो गया। इस समय अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। तब भारत ने अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता, शांति और सहयोग की संधि की। यह सैनिक संधि नहीं थी, इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित नहीं हुई। लेकिन बार बार आरोप लगाया जाता है कि भारत गुट निरपेक्षता की बात करता था लेकिन सोवियत संघ की तरफ झुका हुआ था। ऐसी बात बार बार आती है। ठीक है, अब अगला सवाल है एशियाई अफ्रीकी एकता की स्थापना में भारत का क्या योगदान रहा, यानी एशिया की कंट्रीज और अफ्रीका की कंट्रीज। तो भारत की विदेश नीति की अन्य विशेषता एशियाई अफ्रीकी पुनर्जागरण है। भारत ने इस क्षेत्र के अनेक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से पराधीन राष्ट्रों की स्वाधीनता के लिए सहयोग दिया। एशिया के, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश थे जो पहले गुलाम रहे थे, तो जो आज़ाद हुए थे उनके साथ कदम से कदम मिलाना और जो नहीं हुए थे उनकी आज़ादी की मांग करना, इसमें भारत ने हमेशा आवाज़ उठाई। अतः ये राष्ट्र अपनी स्वाधीनता की रक्षा और विकास के लिए भारत का नेतृत्व चाहते थे। भारत ने उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए 1947 में एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया और 250 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया था,
भाग लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस सम्मेलन में एशियाई अफ्रीका के आपसी सहयोग से पंडित नेहरू ऐसे युग की परिकल्पना कर रहे थे जिसमें सभी राज्य और राष्ट्रों को समान दर्जा मिले, वर्ग शोषण समाप्त हो, विकास के लिए संयुक्त रूप से काम भी किया जाए। और उसमें से बहुत सारे देश ने गुटनिरपेक्षता में शामिल होने की भी रजामंदी जताई थी। इस सम्मेलन की सफलता में 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में द्वितीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जो आगे चलकर गुटनिरपेक्ष संगठन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बांडुंग सम्मेलन जो 1955, कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सम्मेलन आगे चल के गुटनिरपेक्षता का रास्ता बना, या गुटनिरपेक्षता आंदोलन किस सम्मेलन के बाद और ज्यादा प्रचलित हुआ, तो बांडुंग सम्मेलन 1955 का। इसके प्रणेता पंडित नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासेर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ये 2-3 लोग बड़े प्रमुख नेता थे जो इसमें शामिल रहे इस गुटनिरपेक्षता में। यह संगठन आगे चलकर G7 से जुड़कर महाशक्तियों को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। अब ये G7 कर लीजिएगा। अब उन्हें शक्ति बल आर्थिक दबाव से महाशक्तियों का मुखापेक्षी नहीं बनाया जा सकता, यानी उनको अब उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको जरूर देखने चाहिए, जिसमें लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। भारत पाक, भारत चीन, हमारी परमाणु नीति, गुटनिरपेक्षता, ये 3-4 चीजें ही हमारे इस चैप्टर के सिलेबस का पार्ट है मुख्य रूप से। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको जरूर रिवाइज करते रहिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वेबसाइट पर या यूट्यूब मंच पर या इसके एप्लीकेशन पर आकर आप ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, इसके अलावा कंपटीशन, आईआईटी जेईई और वनडे एग्जामिनेशन, सबकी तैयारी आप निःशुल्क कर सकते हैं 100% फ्री। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक हैं, वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं, बुक्स का मदद ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनसे आप जरूर जुड़े रहिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप बिल्कुल अपडेटेड रहें और वहीं परीक्षा की तैयारी कर सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी परीक्षा को आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।